बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में है। सिमेट्री ऑपरेशंस बुनियादी तौर पे अगर आप पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था यूनिट सेल का, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को हमने डिफाइन किया था कि ऐसा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो अलाउड सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे करता हो उसे हम कहते हैं कि ये यूनिट सेल है। तो आज की डिस्कशन में हम देखना चाहते हैं कि वो कौन से सिमेट्री ऑपरेशंस हैं जिनको किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ओबे करना लाजमी है, जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिमेट्री ऑपरेशंस क्या हैं। सो ऐसा ऑपरेशन जिसको आप किसी क्रिस्टल पे अप्लाई करें, वो क्रिस्टल की जो एनवायरनमेंट है उसको इनवेरिएंट अनअल्टर्ड छोड़ दे, या आप कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल को खुद उसी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दे। ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले और ऑपरेशन के परफॉर्म करने के बाद की इन्वायरमेंट जो है वो अगर सेम हो तो जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया था दैट विल कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। तो सिमेट्री ऑपरेशन जो है ये डिफाइन करता है द ऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम हाउ एटम्स आर अरेंज्ड एंड ओरिएंटेड इन अ क्रिस्टल। डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस को जब आप कंबाइन करके अप्लाई करते हैं किसी क्रिस्टल पे, तो उस बेस पे दो ग्रुप जो है वो हम डिफाइन करते हैं। जो सिमेट्री ऑपरेशंस के ग्रुप हैं उनको पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस और स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस कहा जाता है। और हर पॉइंट ग्रुप का जो एलिमेंट है, हर जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होता है। तो every crystal fall into some of the group, either that will be a point group or a space group, which are segregated into the major crystal system। जितने भी फिर हम आगे चल के क्रिस्टल के सिस्टम्स पढ़ेंगे वो सारे उसी से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, कैसे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस को। तो बुनियादी तौर पे क्रिस्टल सिस्टम में 4 सिमेट्री ऑपरेशंस जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास ट्रांसलेशन है, देन रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्शन। इसमें जो लास्ट 3 हैं यानी कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्शन, इनको हम पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस कहते हैं। और अगर इन पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस में हम ट्रांसलेशन को भी शामिल कर लें तो ये स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस कहलाएंगे। सो इंडिविजुअली आर देयर कॉम्बिनेशन फॉर्म 2 कैटेगरीज, one is point group symmetry operations and other is space group symmetry operation. So rotation, reflection and inversion with their combination with each other forms a set of symmetry operations which are called point symmetry operations. And if you include the translation, then this will called space group symmetry operations. अब हम ये जो तमाम सिमेट्री ऑपरेशंस हैं इनको इंडिविजुअली 1 by 1 करके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था, जो एक लेटेस्ट पॉइंट को दूसरे लेटेस्ट पॉइंट तक लेके जा सकता है, जिससे आप पूरा लेटेस्ट जो है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन जो सिमेट्री ऑपरेशंस है ये आमतौर पे लेटेस्ट पर अप्लाई होता है। इसमें आप एक पॉइंट को ट्रांसलेट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सो आप स्पेस में मूव करते हैं एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह तक। दैट्स वाई जब आप ट्रांसलेशन को इंक्लूड करते हैं बाकी सिमेट्री ऑपरेशंस में, तो आप उसे स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन का नाम देते हैं। जितने भी फिर कॉम्बिनेशन बनेंगे विद ऑल 4 सिमेट्री ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। सो हम कहेंगे कि कोई क्रिस्टल ट्रांसलेशन सिमेट्री पोजेस करता है अगर कोई लेटेस्ट पॉइंट जो है उसको आप ट्रांसलेट कर दें, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं और वो बिल्कुल वैसे का वैसा हो,
उसकी इन्वायरमेंट वैसे की वैसी हो, वो आइडेंटिकल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो लेटेस्ट है हमारा, जिसके लेटेस्ट पॉइंट को आपने ट्रांसलेट किया है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर टी, और उसके बाद जो नया पॉइंट हमारे पास आया है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है जैसा कि हमारा ट्रांसलेट करने से पहला पॉइंट था। जैसे आप अपनी एक आपके पास बुक हो, उसको आप एक लाइन के अलॉन्ग जो है वो ट्रांसलेट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो बुक बिल्कुल वैसी की वैसी ही नज़र आएगी, उसकी इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसी की वैसी ही अगर नज़र आए तो आप कहेंगे कि ये जो बुक है ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री पोजेस करती है। तो इसी तरह अगर किसी लेटेस्ट में आप लेटेस्ट पॉइंट को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने से पहले और ट्रांसलेट करने के बाद अगर दोनों पॉइंट एक जैसी सराउंडिंग रखते हों, एक जैसी अपीयरेंस रखते हों, दोनों लेटेस्ट पॉइंट्स अगर आइडेंटिकल हों, वन दैट ओरिजिनली एग्जिस्ट, जिसका पोजीशन वेक्टर आर हमने शो किया है, और एक जिसको आपने टी ट्रांसलेशन के बाद जो है वो बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पे R1 से रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों अगर आइडेंटिकल हों तो हम कहेंगे कि ये लेटेस्ट जो है इसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो कुछ एक्सिस ऐसी हैं जिसमें ट्रांसलेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है हर क्रिस्टल के अंदर, कुछ ऐसी होती हैं जिसके अलावा आप उसे ट्रांसलेट नहीं करवा सकते हैं। इसको मैथमेटिकली आप इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू R प्लस टी, यानी टी वेक्टर आप R वेक्टर में ऐड कर दें तो वो R1 के बराबर आ जाए। फिर R1 और R जो है वो अपीयरेंस में आइडेंटिकल हों, एक जैसी सराउंडिंग रखते हों, तो फिर आप कहेंगे कि ये लेटेस्ट ट्रांसलेशनल सिमेट्री पोजेस करता है। जबकि ट्रांसलेशन वेक्टर को आप पहले से डिफाइन कर चुके हैं, N1A प्लस N2B प्लस N2C। ठीक है, यहाँ पे ABC फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं अलॉन्ग XY एंड Z एक्सिस, N1, N2 और N3 कोफिशिएंट्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि जो आपके फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो परमिटिवली आपने यूज किए हैं या नॉन परमिटिवली यूज किए हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम रोटेशन पे। Lattice is said to possess the rotation symmetry if its rotation by an angle transform the lattice into itself. Means आप किसी एक्सिस के अराउंड लेटस को रोटेट करवाते हैं और रोटेशन के बाद आपका लेटस एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे का वैसे ही नजर आता है जैसा कि पहले था। मिसाल के तौर पे आप अपना सेल फोन लें और उसको आप 360 डिग्री पे रोटेट करवा दें, राइट। तो 360 डिग्री पर रोटेट होने के बाद वो बिल्कुल पहले वाली हालत में आ जाएगा। ठीक है, सो उसमें सिर्फ एक एंगल ऐसा है 360 जिस पे अगर आप उसको रोटेट करवाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। किसी और एंगल पे आप उसको रोटेट करवाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। तो क्रिस्टल में हमने ये देखना है कि क्रिस्टल में किस तरह की रोटेशनल सिमेट्री पोजेस कर सकती है। तो किसी भी कोई भी लेटस हो, कोई भी शेप अगर आप ले लें तो आमतौर पे 2 पाई या 360 वो एंगल है जिस पे अगर आप उसको रोटेट कर दें तो वो अपने आप में चेंज हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ऐसा ऑपरेशन जो किसी क्रिस्टल को रिप्रोड्यूस कर दे वो सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो ऐसी रोटेशन जो क्रिस्टल को दोबारा उसमें अपने आप में चेंज कर दे, इटसेल्फ जैसा पहले था वैसा ही कर दे, आइडेंटिकल फॉर्म में ले आए, तो हम कहेंगे कि ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है। तो हर शेप जो है या हर क्रिस्टल जो है उसमें 2 पाई या 360 डिग्री एक ऐसा एंगल है इस पे अगर आप उसको रोटेट कर दें तो वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म होता है। तो वो एंगल कितना होगा, तो दैट एंगल शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 2 पाई। तो एंगल इंटीग्रल होना चाहिए और किसी इंटीजर को थीटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 पाई अगर आ जाए तो फिर चांसेस ऐसे हैं कि उस एंगल पे अगर आप बार बार रोटेट करें तो आपका जो क्रिस्टल है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। सो इसी चीज को आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। थीटा की वैल्यू लें, उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, और अगर आंसर आपका 360 या 2 पाई के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वो एंगल है जिस पे पॉसिबली रोटेशन हो सकती है किसी एक्सिस के अलॉन्ग, अदरवाइज हम कहेंगे कि नहीं पॉसिबल। सो एन इंटीजर है, इसे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसकी जो अलाउड वैल्यूज हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, जब आप रोटेशन को इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांसलेशन यूज करते हैं तो वो 1, 2, 3 और 6 जो है वैल्यूज हैं एन की, जो कि पॉसिबल हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप एंगल निकाल सकते हैं। 1 की अगर आप बात करें तो 360, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। अगर आप एन को 2 लेते हैं तो थीटा जो है वो 180 डिग्री यानी पाई के बराबर आ जाएगा। अगर आप इसको 3 लेते हैं, ठीक है, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर आप इसको 4 लेते हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा, और अगर आप इसको 6 लेते हैं तो ये 60 डिग्री बनेगा। ओके, सो ये 5 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो जितनी एन की मल्टीप्लिसिटी या जितनी एन की वैल्यू होती है, हम कहते हैं कि ये क्रिस्टल जो है ये इतने फोल्ड सिमेट्री रखता है। ठीक है, सो वी सेड अ क्रिस्टल हैज n fold symmetry, so n can be 1, 2, 3, 4 और 6। तो 2 फोल्ड सिमेट्री रखता है क्रिस्टल, या 3 फोल्ड सिमेट्री रखता है, 4 फोल्ड रखता है, या 6 फोल्ड रखता है, राइट। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि क्रिस्टल जो है वो 5 फोल्ड सिमेट्री पोजेस नहीं करता, ये फॉरबिडन है। क्रिस्टल 7 फोल्ड सिमेट्री पोजेस नहीं करता, ये भी फॉरबिडन है। आगे चल के हमने ये देखना कि ऐसा क्यों है, क्यों कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो पॉसिबली जिनकी वैल्यू आ सकती है इंटीजर एन के लिए, लेकिन कोई भी क्रिस्टल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो 5 फोल्ड सिमेट्री पोजेस करता हो या 7 फोल्ड सिमेट्री पोजेस करता हो। सो क्रिस्टल सिमेट्री को आप देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रिस्टल में किस जगह ले रहे हैं। उससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितने फोल्ड रोटेशन होगी या कितने डिग्री जो एंगल है उस पर इसको रोटेट करवाया जा सकता है कि अपने आप के अंदर रिप्रोड्यूस हो जाए। तो मिसाल के तौर पे ये पहला आप लेफ्ट साइड से शुरू करें तो ये एक हेक्सागोनल सिस्टम है, राइट। इसको अगर आप ये इसके सेंटर से ये लाइन पास कर रही है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मेरे कर्सर पे आप फोकस कीजिएगा, पॉइंटर पे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो इस एक्सिस के अराउंड अगर आप इसको 60 डिग्री पे रोटेट करवाते हैं तो ये दोबारा बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाता है जैसे पहले था। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। सो हेक्सागोनल सिस्टम में अगर उसकी जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माना जाए तो आप कहेंगे कि इसमें 6 फोल्ड सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इट पोजेस 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। ये आपके पास सेकंड डायग्राम पे आए फ्रॉम लेफ्ट। सो ये आपके पास एक क्यूब है। क्यूब की आप जानते हैं सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो इसके बिल्कुल सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है हमने पास करवाई है। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो जैसा ये इनिशियली हमें नजर आता है, इसकी जो फेस है वो बिल्कुल हमारे सामने है। इसको अगर आप रोटेट करवाते जाएं तो जब आप 90 डिग्री इसको रोटेट करवा लेंगे तो इसकी दूसरी फेस आपके सामने आ जाएगी। जब आप इसको फर्दर 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो जो बैक साइड थी वो फ्रंट पे आ जाएगी, राइट। अगर फर्दर आप इसको 90 डिग्री जो है वो रोटेट करवाएंगे तो जो साइड इस टाइम लेफ्ट पे है वो राइट पे आ जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन। इसी तरह ये आपके पास एक क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है जिसमें आपने डायगोनली एक्सिस ऑफ रोटेशन ली है। सो इन केस ऑफ डायगोनल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसको आप 120 डिग्री पर अगर रोटेट करवाएंगे इस एक्सिस के अराउंड तो आपको क्रिस्टल जो है वो दोबारा पहले जैसा नजर आएगा आफ्टर ईच 120 डिग्री रोटेशन, ठीक है। सो 360 by 120 gives you 3 fold multiplicity, 3 fold rotation।
और इसी तरह ये जो इसके शॉर्ट एजेस हैं, इनके सेंटर से अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेंगे इन दी फोर्थ डायग्राम, और इसको आप जो है वो चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं बाई 180 डिग्री, तो आफ्टर ईच 180 डिग्री ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 360 बाई 180, इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी, सो इट पोजेस टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि 1 2 3 4 और 6 की एग्जांपल तो हमने देख ली, बट अबाउट 5 फोल्ड रोटेशन, 5 फोल्ड रोटेशन जो है वो क्यों अलाउ नहीं है, या 7 फोल्ड क्यों अलाउ नहीं है, यही पॉसिबल एंगल्स क्यों हैं जो अलाउ हैं जिन पे किसी क्रिस्टल सिस्टम को आप रोटेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ये पॉइंट पी और क्यू आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दो लेटेस्ट पॉइंट हैं, सेपरेटेड बाय लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर टी। आपने इनको लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर टी से जो है वो एक दूसरे से दूर रखा है, मीन्स दोनों लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। अब आपने ये करना है कि P को और Q को, P को ऑन द राइट साइड और Q को ऑन द लेफ्ट साइड जो है बाई ट्रांसलेशन वेक्टर T ट्रांसलेट कर देते हैं, जिससे आपके पास ये नए पॉइंट बन जाएंगे, एक ये वाला, और लेफ्ट साइड पे अगर आएंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है P से बनेगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो Q से बनेगा। ठीक है, अब आप इस ट्रांसलेशन वेक्टर को लेते हैं और एट सम एंगल थीटा जो है वो रोटेट करते हैं। ये आपने सम एंगल थीटा रोटेट किया सच दैट यू गॉट अनदर पॉइंट Q प्राइम, एंड वी अज्यूम दैट इट इज अ लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि थीटा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ये जो आपका ये वाला वेक्टर है ऑन द लेफ्ट साइड, इसको भी आप सेम एंगल थीटा जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो इस तरह आपके पास ये नया लेटेस्ट पॉइंट बनता है P प्राइम। वी अज्यूम दैट दिस इज अ लेटेस्ट पॉइंट। ओके, तो इसका मतलब आपने P प्राइम और Q प्राइम लेटेस्ट पॉइंट्स जनरेट करवाए हैं P और Q लेटेस्ट पॉइंट्स को यूज करके, और हमने अज्यूम किया है कि हमने जो सिमेट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं ये अलाउड सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। तो हमारे पास नए पॉइंट्स बन गए। तो P और Q के दरमियान डिस्टेंस वेल नोन है, T के बराबर है। दिस वन यहाँ से यहाँ तक ये T के बराबर है। ये जो रिमेनिंग लेंथ है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है मौजूद है। ठीक है, ओके, तो अगर P प्राइम और Q प्राइम दोनों लेटेस्ट पॉइंट्स हैं तो इनके दरमियान जो ओवरऑल डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ T। तो दैट्स वाई टोटल डिस्टेंस को आपने लिखा है m इज सम इंटीजर एंड T इज ट्रांसलेशन वेक्टर। मींस लेटेस्ट पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है दैट शुड बी T और 2T और 3T एंड सो ऑन। ठीक है, सो m इंटीजर है, सो हमने लिखा mt इज द डिस्टेंस बिटवीन P प्राइम एंड Q प्राइम। सो mt की वैल्यू को अगर आप ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करें तो ये T जो P और Q के दरमियान फासला जो है ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आप जानते हैं कि T के बराबर है, और ये अगर इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया जाए तो ये T cos थीटा होगा और ये भी T cos थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो थीटा बनेगा और यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा। ये लेंथ T है तो ये लेंथ भी T cos थीटा होगी और ये लेंथ भी T cos थीटा होगी। सो हम लिख सकते हैं mt इज इक्वल टू T प्लस T cos थीटा प्लस T cos थीटा। ओके, लाइक दिस, ये हमने यहाँ पे लिखा है mt इज इक्वल टू T प्लस 2T cos थीटा। ओके, इसको हम जो है सिंप्लीफाई करते हैं। पहले T से डिवाइड कर दिया, सो यू गेट m इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा, और 1 जो है वो इस साइड पे जाके m में से माइनस हो जाएगा, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू m माइनस 1 ओवर 2
m एक इंटीजर था, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया, यू गेट अनदर इंटीजर, लेट आपने उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। सो cos थीटा विल गिव यू वैल्यू n/2। ओके, अब एक बेसिक कंसेप्ट जो है उसको जहन में लेके आएंगे। cos थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं ऑन बोथ एक्सट्रीम्स, मिनिमम और मैक्सिमम। तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1। सो दिस इज a well known limit to all of you. Cos theta is greater or equal to -1 and less or equal to +1। सो cos थीटा जहाँ लिखा था वहां पे आप n/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपने लिखा cos थीटा इज इक्वल टू n/2। सो n/2 पर भी यही कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, राइट। तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो n की वैल्यू बनेगी -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। सो ये n की वैल्यू आई है आपके पास। मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए -2, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए +2। इंटीजर है तो आप दरमियान की वैल्यूज को सर्च करते हैं, -2, इसके बाद वैल्यू आएगी -1, देन 0, +1, +2, कितनी वैल्यूज? टोटल 5 वैल्यूज हैं। सो ये वैल्यूज जो आपके पास n की आई हैं, हमने ये देखना है कि ये थीटा की किन वैल्यूज के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। तो इसके लिए हम इस टेबल को देखते हैं। ये n की पॉसिबल वैल्यूज हैं पहले कॉलम में, -2, -1, 0, 1, 2। cos थीटा की वैल्यू इस पे आप कैलकुलेट करें वो होगी -1, -1/2, 0, 1/2, 1, और एंगल आप निकालें तो 180, 120, 90, 60 और 0 और 360। सो इस पे आप स्मॉल n की वैल्यू अगर निकालते हैं फॉर एंगल 360 बाई थीटा, 360 by 182, 360 by 123, 360 by 94, 360 by 66, and 360 by 361. Okay, so check these numbers in the last column. 1, 2, 3, 4, and 6. There is no 5, there is no 7. So it means that it geometrically proves that कि अगर आप ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन यूज करके किसी लेटेस्ट को जनरेट करवाना चाहते हैं, तो जो ओनली अलाउड आपके पास रोटेशंस हैं वो 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड है। इसके अलावा कोई भी रोटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस फिगर पे भी फोकस करें, यहाँ पे ये जो मैंने एक फिगर पेस्ट की है, दैट इज फ्रॉम द बुक आर के पुरी। इसमें देखें एक पेंटागन है जिसको 5 फोल्ड रोटेशन से उसने रोटेट करवा के जो है कोशिश की है लेटेस्ट को रिप्रोड्यूस करने की। तो आप देखें कि क्रिस्टल की हर साइड जो है वो एक जैसी नहीं है, बीच में ये पैरेललोग्राम्स जो हैं वो बन गई हैं जो डिसकंटिन्यूटी को शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपने क्रिस्टल बनाया है ये परफेक्ट क्रिस्टल या परफेक्ट लेटेस नहीं बना। सो 5 फोल्ड सिमेट्री से कोई भी ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लेटेस को आप जनरेट करवा सकें। ठीक है, सो 5 फोल्ड सिमेट्री या 7 फोल्ड सिमेट्री ये फॉरबिडन होती हैं। ठीक है, इसलिए क्रिस्टल में सिर्फ यही जो हमने n की वैल्यूज ली हैं, यही मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल हैं जिन पे आप किसी क्रिस्टल को स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करवा सकते हैं। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन पे आते हैं। किसी भी लेटेस को हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री पोजेस करता है कि अगर उसमें कोई ऐसी प्लेन एग्जिस्ट करती हो जिसके अराउंड जो आपका लेटेस है वो एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आए, दोनों साइड आइडेंटिकल हाल्स में जो डिवाइड कर दे। जिस तरह आप खुद को मिरर के सामने देखते हैं तो दो आइडेंटिकल, एक आप और एक आपकी इमेज, दोनों आइडेंटिकली आपको नजर आती हैं। सो ऐसी प्लेन 3 डायमेंशन में या ऐसी लाइन 2 डायमेंशन में जो लेटेस को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में, दो आइडेंटिकल हाउस में डिवाइड कर दे, तो हम कहेंगे कि इस प्लेन के अक्रॉस जो आपका लेटेस है वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री पोजेस करता है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी प्लेन को हम स्मॉल m से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि जो है एक m जो आप लेते हैं, वन फॉर इफ प्लेन और लाइन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
अगर आप इन कॉम्बिनेशन विद रोटेशन देखना चाहते हैं, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिफ्लेक्शन विद रोटेशन को जब आप इन कॉम्बिनेशन में देखना चाहेंगे, सो फॉर बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, अगर दोनों हो तो हम 2 बार m जो है वो मेंशन करेंगे। अगर आप रोटेशन को भी साथ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो मल्टीप्लिसिटी का जो नंबर है वो इस्तेमाल करेंगे। तो 2 केसेस हैं रिफ्लेक्शन के, दैट इज रोटेशन विद रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन विदाउट रिफ्लेक्शन। तो इसकी डिटेल जो है वो देखते हैं। एक 2 डायमेंशनल सिस्टम में आप जानते हैं रोटेशन की ये 5 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, फॉर मल्टीप्लिसिटी 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के लिए भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, रोटेशन एक्सिस के पैरेलल और रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर। दोनों एक्सिस पे अगर जो है वो अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करती हो तो आप 2m लिखेंगे। सो किसी भी 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए हमारे पास रोटेशन और रिफ्लेक्शन के टोटल 10 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 1m, ये 1 के लिए एक मॉडल डायग्राम बनाई गई है। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से पास करती है। इसको आप 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये रिप्रोड्यूस होगी, अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह की ये एक और शेप भी है, राइट। इसको आप यूं कट कर दें तो इसमें रिफ्लेक्शन मौजूद है, दोनों साइडें एक जैसी बन जाएंगी, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर आप इसको यूं कट कर दें तो दोनों साइडें डिफरेंट होंगी। दैट्स व्हाई यू राइट इट 1m। इसमें 1 फोल्ड रोटेशन है और एक एक्सिस के अलोंग जो है वो इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब आप 2 पर आ जाएं तो ये एक डायग्राम हमने बनाई है जिसको आप 180 डिग्री पर रोटेट करवाएं तो ये रिप्रोड्यूस हो जाती है 2 के लिए। ये थर्ड डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। सो इसमें इस एक्सिस के अलोंग आपको जो है रिफ्लेक्शन नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह ये एक डायग्राम अगर आप देखें 2mm लिखा हुआ है जिसके ऊपर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो परपेंडिकुलर टू द शीट जो है वो पास हो रही है। तो इसको चाहे आप यूं कट कर लें तो भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है, यूं कट कर लें तो भी इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है। इसलिए पैरेलल के लिए भी 1m और परपेंडिकुलर के लिए भी आपने 1m लिया है। तो इसमें आप देखें 1 के लिए और 3 के लिए जो है वो सिर्फ पैरेलल के केस में रिफ्लेक्शन मौजूद है विद रोटेशन, और जबकि 2 4 और 6 के लिए पैरेलल के केस में भी रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है और परपेंडिकुलर के केस में भी रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। तो टोटल मिला के जो पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस बनेंगे 2 डायमेंशन में, विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, वो 10 होंगे जो कि हमने ऊपर मेंशन किए। 1 1m, 2 2mm, 3 3m, 4 4mm, 6 6mm। तो पॉइंट ऑपरेशंस में ये चीज आ गई कि 2 डायमेंशन में बुनियादी तौर पे इन्वर्शन शामिल ही नहीं होता। इन्वर्शन प्योरली 3 डायमेंशनल सिमेट्री ऑपरेशन है और ट्रांसलेशन स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन है। तो 2 डायमेंशन में जब आप पॉइंट ऑपरेशन की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे इसमें, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन को अगर आप 2 डायमेंशन में देखेंगे तो इसके टोटल 10 जो है वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लास्ट में हम इन्वर्शन की बात करते हैं। हम कहेंगे कोई क्रिस्टल जो है, इन्वर्शन सिमेट्री जैसे कि मैंने पहले बताया सिर्फ 3 डायमेंशनल लेटेस पे अप्लाई होती है। सो हम कहेंगे इन्वर्शन सिमेट्री एग्जिस्ट करती है या पोजेस करता है कोई क्रिस्टल अगर ईच पॉइंट लोकेटेड एट R relative to a latest point has identical point located at -R relative to same latest point। किसी एक पॉइंट को लेटेस्ट पॉइंट के पे अगर आप मौजूद हैं और उसको देखते हैं तो उसके दोनों साइड पे एट वेक्टर R और एट वेक्टर -R आपको बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल पॉइंट्स अगर मिल जाएं तो जहां से आप देख रहे होंगे वो आपका इन्वर्शन सेंटर कहलाएगा। और हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल जो है इसका इन्वर्शन सेंटर 1 बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको बेहतर समझा जा सकता है अगर हम इन डायग्राम्स पे फोकस करें। सेंटर ऑफ इन्वर्शन किसे कहते हैं? अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सेंटर के अराउंड एक्स वाई जी आपके पास अगर मौजूद हैं तो दूसरी साइड पे आपके पास -x -y -z पे
सिमिलर मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होना चाहिए या सिमिलर एटम जो है वो मौजूद होने चाहिए. तो सेंटर ऑफ इन्वर्शन कैन ओनली अकर इन मॉलिक्यूल्स, so it is not necessary to have an atom in the center like benzene, ethane इसकी एग्जांपल है. All Bravais lattice are inversion symmetric. जितने भी Bravais lattice बनते हैं वो अगर 3 डायमेंशन में हैं तो उनमें इन्वर्शन सिमेट्री जो है वो मौजूद होती है. तो यहाँ पे देखें ये M पॉइंट जो है ये इन्वर्शन सेंटर है. सो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक दूसरे के इन्वर्शन पॉइंट्स जो है वो नजर आएंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं. और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है. ये सेंटर है इन्वर्शन का. इसके आप और डाउन हर डायरेक्शन में आपको सिमिलर एटम्स जो है वो नजर आते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री ऑपरेशंस. सो यही हमारी आज की डिस्कशन थी. होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट.